हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने संधारित्रों के संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में और ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम परावैद्युत माध्यम तथा परावैद्युत का ध्रुवण, इसके बारे में पढ़ना है। डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। परावैद्युत क्या है? अभी हमने बहुत सारे इक्वेशंस लिए हैं, सभी इक्वेशंस में इसका परावैद्युतांक या परावैद्युत माध्यम की हमने चर्चा की है। तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत का प्रवाह होने तो नहीं देते, किंतु विद्युत प्रवाह का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ जो कि विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं किंतु स्वयं में से विद्युत प्रवाहित होने नहीं देते, लेकिन जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अर्थात इनका ध्रुवण हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु विद्युत उदासीन कण होते हैं। प्रत्येक अणु के अंदर धनावेश प्रोटॉनों के रूप में और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में विद्यमान होता है। ये धन आवेश और ऋण आवेश जो है बराबर बराबर मात्रा में अणु में वितरित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। धनावेश जो है वो नाभिक के अंदर तथा ऋण आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के बाहर उसके चारों ओर वितरित रहते हैं। स्पष्ट है कि अणु में आवेश के दो केंद्र होते हैं, पहला धनावेश का केंद्र और दूसरा ऋण आवेश का केंद्र। इस प्रकार परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत का प्रवाह होने तो नहीं देते, किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन जरूर करते हैं। ऐसे पदार्थों में इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो बहुत कम होता है। परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं और अध्रुवीय परावैद्युत को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को हम ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। ये ध्रुवीय परावैद्युत का प्रत्येक अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। जब इस परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके प्रत्येक अणु एक बल आघूर्ण का अनुभव करते हैं तथा क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं, ये हमने एक ध्रुवीय परावैद्युत को बाय डायग्राम प्रदर्शित किया हुआ है। जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है उस समय इसके प्रत्येक अणु, देखिए संपाती से तात्पर्य ये है कि इसके धनावेश तथा ऋण आवेश एक ही जगह पे, एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं है, अलग अलग है, विस्थापित है कुछ दूरी पे। तो इस तरह से ध्रुवीय परावैद्युत का प्रत्येक अणु जो होता है उसका ऋण आवेश का केंद्र और धनावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होता है तथा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये देखिए ये जिगजैग किसी भी प्रकार से गति, अनियमित तरीके से गति करते रहते, व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस डाइलेक्ट्रिक को या इस परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं, ये हमारे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र में जब हम इस परावैद्युत को रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण इसका प्रत्येक अणु एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है तथा क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित होने का प्रयास करता है। इस तरह से देखिए सारे के सारे जो अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं वो नियमित तरीके से व्यवस्थित होके क्षेत्र की दिशा में क्या हो गए, संरेखित हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे इसका प्रत्येक अणु जो है, ध्रुवीय परावैद्युत का प्रत्येक अणु में एक धनावेश तथा एक ऋण आवेश है। इस प्रकार ये एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य भी करता है। अतः विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है और क्षेत्र की ही दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है। इस प्रकार ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, HCl, ये ध्रुवीय परावैद्युत के उदाहरण है। जैसे हम जानते हैं पानी, H2O क्या है आपका, पानी।
हम पानी का प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, अपने दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। तो पानी जो है ऐसे विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन नहीं करता। लेकिन जब इसका प्रयोग हम कूलर वगैरह में कर देते हैं, मोटर में करते हैं, और अगर उस समय या फिर हम गीले हाथों से इलेक्ट्रॉनिक किसी सामान को छू ले तो उस समय हमें करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह से परावैद्युत ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो अपने में से विद्युत का प्रवाह तो होने नहीं देते किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका प्रयोग जनरली हम प्रैक्टिकल लैब वगैरह में करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जब हम सेल में करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायी हो सकता है। उसमें विद्युत का प्रवाह शुरू होने लग जाता है सेल के रूप में, और अगर हम उसे छुए तो हमें करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो परावैद्युत है, विद्युत रूपेण जो होता है वो उदासीन होता है, लेकिन जब इसे हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करने लगते हैं। अब पढ़ते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धन आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है। इस तरह से हम चित्र में देख सकते हैं। ये जो चित्र है हमारा अध्रुवीय परावैद्युत का है। इसके धन आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र एक दूसरे पे क्या है, संपाती है। जब अध्रुवीय परावैद्युत के केंद्र, धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है, उस स्थिति में अणुओं के प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। जब अध्रुवीय परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इस प्रकार से ये चित्र में आप देख सकते हैं, जब अध्रुवीय परावैद्युत को हमने एक विद्युत क्षेत्र में रखा है, तब धन आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। जैसे कि इस तरह से दिख रहा है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारे विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो गए, तथा जो ऋण आवेश है, माइनस चार्ज है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। इस प्रकार जब हम किसी अध्रुवीय परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश जो होते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, और इस प्रकार इनके केंद्र जो है वो संपाती नहीं रह पाते। अतः इनके प्रत्येक अणु पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके एग्जाम्पल्स है। CO2 एंड CCl4 आदि इसके एग्जाम्पल्स है। अब पढ़ना है परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय परावैद्युत को रखे जाने पर धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश के केंद्र के विस्थापित हो जाने की क्रिया को ही परावैद्युत का ध्रुवण कहा जाता है, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। वैसे तो परावैद्युत माध्यम विद्युत रूपेण उदासीन होता है, चाहे वो ध्रुवीय परावैद्युत हो या फिर अध्रुवीय परावैद्युत। जितने भी परावैद्युत माध्यम होते हैं वो विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, चाहे हम पोलर की बात करें या फिर नॉन पोलर की। लेकिन जब हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत के प्रत्येक अणु जो होते हैं इधर उधर बिखरे रहते हैं, जिसके कारण जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र है। इसके प्रत्येक अणु जो है वो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। प्रत्येक अणु का जो धन सिरा होता है दूसरे अणु के ऋण सिरे के पास होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। किंतु जब हम इस परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये एक विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगता है तथा विद्युत क्षेत्र के कारण इसके प्रत्येक अणु पर एक बल आघूर्ण लगने लगता है, जो इसके प्रत्येक अणु को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ाई जाती है तो बल आघूर्ण का मान और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और ज्यादा से ज्यादा
अणु जो होते हैं वो क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। इस प्रकार हम चित्र में देख सकते हैं, ये जो हमारा सेकंड वाला डायग्राम है, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था जिसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रखा हो। उसी प्रकार ये जो डायग्राम है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के बीच में ए, बी, सी और डी ये आपका एक परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। जब हम इस कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पहले प्लेट टी पर प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट पर पूरी तरह समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक्स रखा हुआ है, जब ये डाइइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ जो है इस विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है तो हमें पता है धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो ये आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा ई को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से ये भी आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो जब हम इस संधारित्र के प्लेट पी पर धन क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश प्लेट पी पर समान रूप से तो वितरित हो ही जाता है, जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र कार्य करने लगता है। साथ ही साथ ये जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक्स जो दोनों प्लेटों के बीच में रखा हुआ है, इस धन आवेश के कारण इस डाइइलेक्ट्रिक्स के जो अणु संपर्क में आ रहे हैं उसके निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश तथा थोड़े दूर पे धन आवेश प्रेरित हो जाता है। फिर प्रेरण के कारण ऋण आवेश और धन आवेश प्रेरित हो जाता है। इसी तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। ये परावैद्युत माध्यम का अंतिम सिरा है। यहाँ पे भी हम इस प्लस चार्ज के कारण देख सकते हैं कि इसके प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे ऋण आवेश निकटवर्ती तल पे और दूरवर्ती तल पे धन आवेश जो है वो प्रेरित हो जाता है। इस धन आवेश के कारण संधारित्र के दूसरे प्लेट के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश जो होता है वो प्रेरित हो जाता है तथा बाह्य तल पर धन आवेश जो है वो प्रेरित हो जाता है। चूंकि इसका संबंध सेकेंड वाले प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, जिसके कारण संपूर्ण धन आवेश जो है वो पृथ्वी में चला जाता है, अर्थात पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर उस धन आवेश को निरावेशित कर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परावैद्युत का ध्रुवण, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके प्रत्येक अणु पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण प्रत्येक अणु के धन आवेश का जो केंद्र होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश का जो केंद्र होता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्रों के विस्थापित होने की इसी क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। अगला टॉपिक है परावैद्युत माध्यम का विभव, विद्युत धारिता और ऊर्जा पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एंड एनर्जी। तो फर्स्ट हम देखते हैं विभव और आपेक्षिक विद्युतशीलता। विभव मीन्स V एंड आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युता यानी कि एप्सिलॉन R। इसमें हमें रिलेशन देखना है। आवेश वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में आवेश Q से R दूरी पर विभव। हम जानते हैं वायु या निर्वात में Q आवेश से R दूरी पर जो विभव का व्यंजक होता है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फर्स्ट। यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त, इसको छोड़ के कोई परावैद्युतांक पदार्थ या कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो परावैद्युत पदार्थ या माध्यम, परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R हो, में परावैद्युत माध्यम में आवेश Q से R दूरी पर विभव मान लेते हैं V डैश। V डैश इक्वल्स टू होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास एप्सिलॉन R
परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा हुआ है, एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर। इक्वेशन हमने ले लिया इसे सेकेंड। V जो है वायु या निर्वात में विभव को प्रदर्शित कर रहा है और V डैश जो है माध्यम में विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। हमें मिलेगा वी गेट V अपॉन V डैश इक्वल्स टू V की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू क्यू अपॉन V डैश की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R क्यू अपॉन R। इसे हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। V अपॉन V डैश इक्वल्स टू क्यू अपॉन ये हमें मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R मल्टीप्लाइड बाय ये आपका ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R अपॉन Q। Q और Q आपका कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन R 4 पाई एप्सिलॉन R कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया V अपॉन V डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन R। अगर हम V डैश की वैल्यू यहां से निकालें तो V डैश का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो ये आपको मिलेगा V अपॉन में एप्सिलॉन R। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इस प्रकार परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव वायु या निर्वात में विभव के 1 अपॉन एप्सिलॉन R गुना होता है। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं V डैश इक्वल्स टू V इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन R। इस प्रकार परावैद्युत माध्यम में विभव वायु या निर्वात की तुलना में 1 अपॉन एप्सिलॉन R गुना होता है। सेकंड में है हमारा विद्युत धारिता और आपेक्षिक विद्युतशीलता। C एंड एप्सिलॉन R में हम रिलेशन देखेंगे। हम जानते हैं कि C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, जहां Q जो है आवेश और V जो है वो विभव। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। यदि किसी चालक के विभव में परिवर्तन होता है तो उसकी धारिता भी परिवर्तित हो जाती है। धारिता जो है विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम किसी चालक के विभव को कम करते हैं तो उसकी धारिता जो होती है वो बढ़ जाती है, और यदि किसी चालक के विभव को हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसकी धारिता जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से C इक्वल्स टू हमारे पास Q अपॉन V है। इसे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका वायु या निर्वात की उपस्थिति में इसी प्रकार यदि कोई माध्यम हो, माध्यम की उपस्थिति में C डैश इक्वल्स टू Q अपॉन V डैश, उसी आवेश पर माध्यम की उपस्थिति में धारिता जो होगी वो C डैश इक्वल्स टू Q अपॉन V डैश। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। हमें मिलेगा देन वी गेट C अपॉन C डैश इक्वल्स टू C की वैल्यू है Q अपॉन V और C डैश की वैल्यू है Q अपॉन V डैश। तो C अपॉन C डैश इक्वल्स टू हमें मिलेगा
Q अपॉन V इंटू V डैश अपॉन Q, Q और Q आपका कैंसिल, C अपॉन C डैश इक्वल्स टू हमें मिलेगा V डैश अपॉन V। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे थर्ड, बट हमें मालूम है कि V अपॉन V डैश इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन R। यहाँ पे हमारे पास V अपॉन V डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन R, ये हमें अभी इसके पहले रिलेशन में हमने देखा था, लेकिन V डैश अपॉन V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, V डैश अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन R। वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, देन इक्वेशन थर्ड C अपॉन C डैश इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अगर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा C डैश इक्वल्स टू C इंटू एप्सिलॉन R। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फोर्थ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माध्यम में किसी चालक की विद्युत धारिता वायु या निर्वात में उस चालक की विद्युत धारिता के एप्सिलॉन R गुना हो जाती है। इस प्रकार परावैद्युत माध्यम में चालक की धारिता, चालक की विद्युत धारिता वायु या निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन R गुना हो जाती है। थर्ड रिलेशन है हमारे पास ऊर्जा और परावैद्युतांक, U एंड एप्सिलॉन R। रिलेशन हमको निकालना है U और एप्सिलॉन R में। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में किसी चालक अथवा संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा U इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V। इक्वेशन ले लेते हैं इसे फर्स्ट। माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में ऊर्जा U डैश इक्वल्स टू हाफ Q V डैश। इक्वेशन ले लेते हैं इसे सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हमें मिलेगा U अपॉन U डैश इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V एंड हाफ Q इंटू V डैश। हाफ Q कट के आपके पास U अपॉन U डैश इक्वल्स टू V अपॉन V डैश। इक्वेशन ले लेते हैं इसे थर्ड, बट V अपॉन V डैश इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन R। वैल्यू रख देंगे V अपॉन V डैश के रिस्पेक्ट में एप्सिलॉन R, हमें मिलेगा V U अपॉन U डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन R। U डैश को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो U डैश इक्वल्स टू हमें मिलेगा U इंटू एप्सिलॉन R। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में किसी चालक अथवा संधारित्र की ऊर्जा वायु या निर्वात में ऊर्जा की तुलना में एप्सिलॉन R गुनी हो जाती है। इस प्रकार परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में
किसी चालक अथवा संधारित्र की ऊर्जा व संधारित्र की ऊर्जा वायु या निर्वात की तुलना में वायु या निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुनी हो जाती है। इस प्रकार से आज हमने डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक्स या पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स परावैद्युतांक के रिलेशंस हमने देखे हैं, धारिता के साथ, ऊर्जा के साथ और विभव के साथ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।